जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th राजनीति विज्ञान के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ये जो वीडियो है इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इससे पहले इसके 2 और पार्ट बन चुके हैं और उन दोनों पार्ट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किस तरह से संघर्ष हुए उसके बारे में, फिर राजनीतिक दल के जो अर्थ है उसके बारे में, इसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में, और फिर उसके बाद राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं, इन सभी मुद्दों पर ही हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं तो कौन कौन से देश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले नेपाल में जो लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ है उसके बारे में, फिर बोलीविया में जो जन संघर्ष हुआ है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हालांकि जो बोलीविया है वो अमेरिका में है, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद भारत के पड़ोसी में हम लोगों को बांग्लादेश आ जाएगा, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ये तो हमारे 3 पड़ोसी देश है। वहाँ के बारे में, बोलीविया ये अमेरिका का एक छोटा सा देश है लैटिन अमेरिका में, वहाँ के बारे में हम लोग, वहाँ पे क्या हुआ, कैसे जन संघर्ष हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेपाल में लोकतंत्र के लिए क्या आंदोलन हुआ। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1990 के दशक में शुरू हुआ था। यानी कि 1990 में यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की गई और इसके बाद राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान तो बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता था। अब यहाँ पे जब लोकतंत्र की स्थापना की गई तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो ब्रिटेन के जैसा था। यानी कि यहाँ पे राजा जो है वो राष्ट्र का प्रधान होगा, देश का प्रधान होगा, लेकिन जो शक्तियाँ हैं वो उसका प्रयोग जनता द्वारा, जो लोग चुने गए हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। राजा बस वहाँ पे नाम मात्र का शासक रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। यानी कि एक तरह से यह संवैधानिक राजतंत्र था और इस व्यवस्था को राजा वीरेंद्र ने पहले ही स्वीकार कर लिया था। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, इस व्यवस्था को मान रहे थे। लेकिन होता यह है कि 2001 में राजा वीरेंद्र की हत्या हो जाती है। और कैसे होती है वो एक रहस्य है। तो रहस्यमयी तरीके से इनकी हत्या कर दी जाती है और इनकी हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र जो है वो शासक बनते हैं। और राजा ज्ञानेंद्र को यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पसंद नहीं था, वो इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। तो यहाँ तक की घटना यह है, 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हुई नेपाल में और राजा वहाँ पे नाम मात्र का शासक है। राजा ज्ञानेंद्र इस चीज़ को स्वीकार किए हुए हैं, लेकिन 2001 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला जो राजा बनते हैं उनका नाम है राजा ज्ञानेंद्र, जिनको कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक तरह से पसंद नहीं है। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। तो हम अभी देखें कि राजा ज्ञानेंद्र जो है उनको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पसंद नहीं है, इसलिए 2005 में उन्होंने क्या किया कि उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उनको पद से हटा दिया गया और जो निर्वाचित सरकार चल रही थी उसको भी खत्म कर दिया गया, उसे भी भंग कर दिया गया। परिणाम स्वरूप हुआ ये कि अप्रैल 2006 में नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हो गया। वहाँ पे जनता आंदोलन करना शुरू कर दिया लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए, उसकी पुनर्स्थापना के लिए। ये जो लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा था उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि शासन की जो बागडोर राजा के हाथ में चला गया है, जो शासन का प्रभुत्व राजा को हो गया है, उसको राजा के हाथ से लेकर के जनता के हाथ में सौंप दिया जाए। यानी कि फिर से लोकतंत्र की स्थापना की जाए और जनता के मत के अनुसार यहाँ पे सरकार चले, न कि राजा के अनुसार। तो इसी के लिए यहाँ पे लोकतांत्रिक आंदोलन का शुरुआत हुआ 2006 में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ की संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया, जिसे हम सप्तदलीय गठबंधन के नाम से जानते हैं। हम अभी देखें कि 2005 में राजा ज्ञानेंद्र जो है वो वहाँ के तत्कालीन में प्रधानमंत्री को पद से हटा देते हैं और सरकार को भी भंग कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी वहाँ के राजनीतिक दल थे वे सभी दल मिल करके, जो भी संसद के सभी बड़े राजनीतिक दल थे वे सभी मिल करके एक गठबंधन करते हैं। इसमें 7 दल थे, इसलिए इसे सप्तदलीय गठबंधन कहा जाता है। और इन दलों ने मिल करके एक आंदोलन शुरू किया जिसका उद्देश्य था कि राजा से सत्ता का बागडोर छीन करके और जनता के हाथ में देना है। यानी कि फिर से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू करना है। इस गठबंधन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का जो आह्वान किया, उसका व्यापक प्रभाव नेपाल के लोगों पर पड़ा। तो जब ये गठबंधन करके आंदोलन शुरू किए तो सबसे पहले
काठमांडू को 4 दिन बंद करने की यहाँ बात की गई और इसका नेपाल की जो जनता है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। करीब 1 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ पे एकजुट हो रहे थे और लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे कि फिर से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की जाए। 23 अप्रैल 2006 के दिन नेपाल में आंदोलनकारियों की संख्या 5 लाख तक के संख्या तक पहुंच गई थी, यानी कि ये धीरे धीरे जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही थी। लोग लोकतंत्र की मांग करते जा रहे थे और यहाँ पे जनसंख्या 5 लाख तक पहुंच गई है। तब 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय यानी कि जो सप्तदलीय सरकार है और एक नई संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार कर ली। तो यहाँ पे जो मांग थी और जिस तरह से जनता इसमें शामिल हो रही थी, लोकतंत्र की स्थापना की जिस तरह से मांग कर रही थी, इस वजह से 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र को यहाँ पे जनता की बात माननी पड़ती है और सबदलीय सरकार बनाने के लिए उनको स्वीकार करना पड़ता है और ये भी स्वीकार करना पड़ता है कि अब एक नया संविधान सभा बनेगा और एक नए संविधान की रचना की जाएगी और नेपाल की शासन व्यवस्था उसी के तहत चलेगा। तो ये घटना यहाँ तक में घटती है। गठबंधन ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। फिर संसद की बहाली हुई और उसका प्रथम बैठक में ही अनेक कानून पारित कर राजा के अधिकांश शक्तियों पर पाबंदी लगा दी। तो जैसे यहाँ पे राजा स्वीकार कर लिए राजा ज्ञानेंद्र, तो उसके बाद गिरिजा प्रसाद वहाँ के जो गिरिजा प्रसाद कोइराला हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं। संसद की बैठक होती है, उस बैठक में ही राजा के जो भी शक्तियाँ हैं उसको छीनने की यहाँ पे प्रावधान लाए जाते हैं, उनकी शक्तियों को कम किया जाता है। नेपाल की नवीन संविधान 2015 में लागू हुआ। तो जो संविधान सभा बना था वो 2014-15 में यहाँ पे संविधान तैयार करके 15 में यहाँ पे संविधान लागू हुआ है। अभी जो वर्तमान में है वो 2015 की संविधान वहाँ पे चल रही है। तो इस प्रकार अगर नेपाल के लोगों द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए किए गए संघर्ष को हम लोग देखें तो ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ से लोग प्रेरणा लेते हैं कि अगर कभी हमारे देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि राजा कब्जा कर ले, तख्ता पलट हो जाए, इस सब स्थिति, तो यहाँ पे पुनः हम लोग लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ऐसी प्रेरणा हमें यहाँ से मिलती है। अब है बोलीविया में जनसंघर्ष। बोलीविया के लोगों ने पानी के निजीकरण के विरुद्ध एक सफल संघर्ष का प्रारंभ किया। हम लोग अभी देखें कि नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ है वो वहाँ पे लोकतंत्र के पुनर्स्थापना के लिए हुआ है, लेकिन बोलीविया में जो जनसंघर्ष हो रहा है वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ पे पानी का निजीकरण कर दिया गया था, जिसके कारण पानी के जो कीमत उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई थी और उसी को लेकर के यहाँ पे जनसंघर्ष किया गया था। अब हम लोग देखेंगे बोलीविया है कहाँ। बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है, यानी कि लैटिन अमेरिका में स्थित है और एक बहुत ही गरीब देश है। और विश्व बैंक ने जब वहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जल आपूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए कहा था, उसके लिए दबाव डाला था, तब सरकार ने कुछ बम्बा शहर में जल पूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंप दिया, जिसने पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि कर दी। हुआ ये कि बोलीविया में विश्व बैंक दबाव डाल रहा था बोलीविया के सरकार पे कि जो पानी की पूर्ति की जा रही है आपके द्वारा, वो जो नगरपालिका आपकी कर रही है वो हटाए, मतलब कि उसके नियंत्रण से इसको हटाने की बात चल रही थी। सरकार ने इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया, वहाँ के जो बोलीविया की जो सरकार है उसने कि जो भी यहाँ पे पानी पूर्ति की जो कार्य था वो वहाँ के बहुराष्ट्रीय कंपनी को, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया। अब जो कंपनी होती है उसका काम होता है मुनाफा कमाना। तो जैसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी को ये अधिकार मिला, यानी कि एक तरह से पानी का प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हुआ, उस कंपनी ने पानी के कीमत में 4 गुना वृद्धि कर दिया, यानी कि जो पानी अब 10 रुपये मिलता होगा वो अब 40 रुपये मिलने लगा था। इससे हुआ ये कि वहाँ के घरेलू खपत में पानी का मासिक व्यय 1000 रुपये तक पहुँच गया, यानी कि यहाँ पे सिर्फ पानी पे ही लोगों को प्रति माह 1000 रुपये खर्च करना पड़ता था। इससे ये हुआ कि वहाँ के सरकार के विरुद्ध एक जनसंघर्ष प्रारंभ हो गया। जब इतनी ज़्यादा पानी पे महंगाई हुई, इतना ज़्यादा वृद्धि हुआ, तो वहाँ के लोगों ने सरकार के खिलाफ एक संघर्ष शुरू कर दिया पानी के कीमत को कम करने को लेकर के। सरकार और वहाँ के श्रमिक, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच अनेक बार संघर्ष हुए। जनता के विरुद्ध मार्शल लॉ का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन अंततः जनता की मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा और बहुराष्ट्रीय कंपनी को भी शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी बातें भी माननी पड़ी। तो यहाँ का ये घटना रहा कि किस तरह से वहाँ पे पानी की वृद्धि हुई, फिर लोगों ने उसके खिलाफ संघर्ष किया, सरकार और जनता के बीच संघर्ष हुए और अंततः यहाँ पे सरकार को जनता की हर एक मांग को
मानना पड़ा था, वो इस बात को माना था और सरकार को जनता के सामने झुकना भी पड़ा था, बहुराष्ट्रीय कंपनी को भागना पड़ा था। तो ये घटना था हमारा बोलिविया का, वहाँ पे पानी को लेकर के जो जन संघर्ष हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने एक पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश में किस तरह से लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष हुआ, कैसे वहाँ पे ये संघर्ष चला। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के एक राष्ट्र के रूप में उभरा और एक राष्ट्र बना। जैसे 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसके बाद इसने अपने देश में संविधान बनाया और संविधान बना करके ये घोषणा किया कि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश है। यानी कि 1971 में बांग्लादेश की स्थापना होती है, फिर वहाँ पे संविधान बनता है और संविधान में ये घोषणा की जाता है कि बांग्लादेश जो है वो धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश होगा। लेकिन 1975 में शेख मुजब्बुर रहमान जो हैं उन्होंने वहाँ के संविधान में संशोधन कर दिया और संसदीय शासन व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को लागू कर दिया। तो ये घटना हुआ 1971 में यहाँ पे बांग्लादेश की स्थापना हुआ है, संविधान लागू हुआ है। ये एक संसदीय, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक देश है। लेकिन 1975 में शेख मुजब्बुर रहमान जो हैं वो इस नियम में बदलाव करते हैं, संविधान में संशोधन करके, और यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था की जगह अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। और साथ ही वहाँ पे जो भी पार्टी था, एक पार्टी को छोड़कर अवामी लीग पार्टी, क्योंकि यहाँ पे शेख मुजब्बुर रहमान जो है वो इसी पार्टी के नेता थे, तो सिर्फ अवामी लीग पार्टी को छोड़ करके बाकी जितने भी बांग्लादेश में राजनीतिक पार्टी थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। जब इतनी सारी घटनाएं हुई तब यहाँ पे हुआ ये कि इसके खिलाफ यहाँ पे जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। ये जनसंघर्ष इतना बढ़ गया कि अगस्त 1975 में सेना भी इनके विरुद्ध बगावत कर दी। यानी कि जनता तो कर ही रही थी, साथ में यहाँ पे सेना भी 1975 में जो शेख मुजब्बुर रहमान है उनके खिलाफ बगावत शुरू कर देती है और इस बगावत में शेख मुजब्बुर रहमान मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और 1975 से लेकर 2008 तक वहाँ लोकतंत्र की बहाली को लेकर के एक लंबा संघर्ष चला, आंदोलन हुआ। तो 1975 से 2008 तक के बीच में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष चल रहा है। फाइनली यहाँ पे 29 दिसंबर 2008 को बांग्लादेश में आम चुनाव कराया गया, चुनाव हुए, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करने की शुरुआत की गई। और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो थी और उनकी पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व वाले गठबंधन को संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली और लोकतंत्र की पुनः स्थापित हुई। तो जब चुनाव हुआ 2008 में, तो यहाँ पे शेख हसीना को प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिलहाल अभी वो प्रधानमंत्री नहीं है, तो इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया था। शेख हसीना किस पार्टी से थी? तो वही अवामी लीग जो पार्टी है उसी पार्टी की ये नेता थी। उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे गठबंधन के द्वारा एक संसदीय चुनाव हुआ और यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना दोबारा की गई। तो इस तरह से बांग्लादेश में फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो ये यहाँ की घटना थी। अब है श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष। यहाँ पे क्या हुआ है? भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक प्रमुख राष्ट्र है। अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें तो वो भारत के एकदम दक्षिणी छोर पे स्थित है, एकदम नीचे है। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे एशिया का सबसे दक्षिणी देश है, सबसे नीचे है और एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में इसको जाना जाता है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता से लेकर के अब तक यहाँ पे लोकतंत्र ही है, माने कि 1948 में यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई और अभी तक यहाँ पे लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ की समस्या जो है उन्हें तो पानी को लेकर के है और न ही लोकतंत्र के पुनर्स्थापना को लेकर के है। यहाँ की जो समस्या है वो है जातीय समस्या, जो कि लंबे समय से चलते आ रहा है। इसके बारे में हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़ भी लिए हैं। एक बार देख लेते हैं कि वहाँ की तमिल आबादियों द्वारा अलग अलग राज्य की मांग ने गंभीर जातीय संघर्ष का रूप ग्रहण कर लिया। हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े हैं कि जो श्रीलंका है वहाँ पे श्रीलंका के मूल निवासी हैं जो कि सिंहली भाषा बोलते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। कुछ श्रीलंका के ऐसे भी लोग हैं जो तमिल बोलते हैं और हिंदू धर्म मानते हैं, और कुछ श्रीलंका में ऐसे भी लोग हैं जो तमिलनाडु से जाकर के वहाँ बस गए हैं और वो भी हिंदू धर्म को मानते हैं, तमिल बोलते हैं। तो इस तरह से भाषा क्षेत्र को लेकर के, जाति को लेकर के इनके बीच हमेशा टकराव चलते रहता है। एक अलग राज्य, अलग देश की मांग होती रहती है और ये श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन के उसके सामने खड़ा है।
श्रीलंका के तमिलों के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण बर्ताव एवं तिरस्कार ने जातीय संघर्ष के मार्ग को प्रशस्त किया है। अब यहाँ पे जो आंदोलन इतना बड़ा हो रहा है, इतना जो जटिल बन गया है, उसके पीछे कारण है श्रीलंका की सरकार। श्रीलंका की सरकार ने यहाँ पे सिंहली भाषा को, बौद्ध धर्म को और वहाँ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से अधिकार दिया है, उनकी बातों को ज़्यादा सुना जाता है, उनको ज़्यादा संरक्षण प्राप्त है। और इस वजह से यहाँ पे तमिल जो लोग हैं, जो तमिल भाषी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनकी एक तरह से यहाँ पे उपेक्षा की गई है। एक तरह से ये कहें कि उनको नज़रअंदाज किया गया है, उनका तिरस्कार किया गया है। और इस कारण से श्रीलंका में जातीय जो संघर्ष है वो और ज़्यादा जटिल हो गया है, ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे भी बनी हुई है। फिलहाल इसमें अभी क्या होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये संघर्ष चल रहा है। आगे गृहयुद्ध भी हो सकता है, या अगर सरकार इसको संभाल ले तो फिर से देश में समानता भी लाई जा सकती है। तो ये संघर्ष अभी भी चल रहा है। तो ये था श्रीलंका का। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल के बारे में। सबसे पहले जानेंगे राजनीतिक दल होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो समान रूप में देखें तो राजनीतिक दल को ऐसे व्यक्तियों का समूह माना जाता है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। जब भी कोई समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है तो उसे हम एक दल का रूप देते हैं, यानी दल का नाम देते हैं कि वो एक दल है जिसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं। यदि इस दल का काम राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तब उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो इसको हम एक बार और देख लेते हैं। जब कई सारे लोग एक ही उद्देश्य को लेकर के साथ मिलते हैं तो उसको दल कहा जाता है। यदि उन लोगों का दल जो बना है उसका उद्देश्य, उसका जो भी कार्यकलाप है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। अब यहाँ पे है कि राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ें कि व्यक्ति समान उद्देश्य के पूर्ति के लिए दल बनाते हैं, राजनीतिक से जुड़ा हुआ हो, राजनीतिक क्रियाकलाप से, तो वो राजनीतिक दल होगा। तो यहाँ पे उद्देश्य तो कुछ होगा, बिना उद्देश्य के तो ये लोग दल बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे कि मतदान करना हो, चुनाव लड़ना हो, नीति बनाना हो, कार्यक्रम तय करना हो। इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन राजनीतिक दल का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो एकमात्र लक्ष्य है, वो होता है सत्ता की प्राप्ति करना। राजनीतिक दल का एकमात्र उद्देश्य अगर पूछा जाए कि राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति करना। और यदि उसको सत्ता की प्राप्ति नहीं हुए तो दूसरा वो काम क्या करेगा, सत्ता को प्रभावित करेगा। तो राजनीतिक दल का जो उद्देश्य है वो हम लोग को पता चल गया। राजनीतिक दल का एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति करना या फिर सत्ता को प्रभावित करना। तो अगर सवाल आ जाए कि राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है, क्या होता है, तो हम लोग सत्ता की प्राप्ति करना में ही टिक आउट करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब हम लोग सत्ता को प्रभावित करना को टिक आउट कर सकते हैं। तो राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है, सत्ता को प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना। इसके लिए जो भी राजनीतिक दल है वो अपना अपना नीति बनाता है, अपना कार्यक्रम बनाता है और इस तरह से ये तैयारी करके सत्ता को प्रभावित करने की कोशिश करता है या सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। अब है कि राजनीतिक दल की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई। तो अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में ये जो राजनीतिक दल की शुरुआत है वो 1885 से माना जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और वहीं से माना जाता है कि भारत में राजनीतिक दल की शुरुआत हुई। उसके बाद जब हम लोग आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद भारत में कई सारे राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल भी बने। बहुत सारे अभी राजनीतिक दल उपलब्ध हैं जो कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं और कुछ क्षेत्रीय स्तर के हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे राजनीतिक दल आज के समय में विद्यमान है हमारे देश में। तो ये तो रहा हमारे भारत का इतिहास कि कैसे यहाँ पे राजनीतिक दल की शुरुआत हुई है। अब है कि क्या भारत में सबसे पहले हुआ है या इससे पहले भी कहीं हुआ है, यानी कि विश्व में सबसे पहले राजनीतिक दल की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सबसे पहले राजनीतिक दल की शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है कि ब्रिटेन में ही सबसे पहले राजनीतिक दल की शुरुआत हुई है। हुआ ये था कि 1688 में ब्रिटेन में गौरनपुर नामक एक क्रांति चला था। गौरनपुर क्रांति हुआ था कब, 1688 में। और उसी समय वहाँ पे दो दल बने थे जिसमें से एक का नाम था व्हिग और एक का नाम था टोरी। तो ये दो राजनीतिक दल की शुरुआत 1688 में ही ब्रिटेन में हो गई थी और माना जाता है कि यही दोनों विश्व का पहला राजनीतिक दल है, यानी कि राजनीतिक दल की शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। बाद में व्हिग को उदार दल और टोरी को अनुदार दल के नाम से जाना गया है।
उसके बाद हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो राजनीतिक दल की शुरुआत हुई है वो जब अमेरिका आज़ाद हुआ और उसके बाद जो अपना संविधान लागू किया तो संविधान निर्माण के साथ ही वहाँ पे राजनीतिक दल की भी शुरुआत हुई है। लेकिन सबसे पहले कहाँ हुआ है तो ब्रिटेन में 1688 के टाइम पे ही व्हिग और टोरी नाम का यहाँ पे राजनीतिक दल का गठन हुआ था। ये हो गया हमारा राजनीतिक दल के शुरुआत कैसे हुआ था। अब है राजनीतिक दल के कुछ कार्य होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल की महत्व को देखते हुए इसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। अगर हम लोग पीछे के जो क्लास है उसको हम लोग एक बार रिवाइज करें तो हम लोग देखें हैं कि लोकतंत्र के जो विकास है वो जन संघर्ष से हुआ है और जन संघर्ष जो होता है तो वहाँ पे लोगों का उद्देश्य एक होता है। जब ये उद्देश्य एक साथ मिलकर एक दल का निर्माण कर लेते हैं वही राजनीतिक से जुड़े हो जाते हैं तो यहाँ पे उनको एक तरह से अपना बात रखने में सहूलियत हो जाती है। वो सरकार के सामने ज़्यादा दबाव डाल के अपने बात को रख सकते हैं और इस तरह से एक राजनीतिक दल की शुरुआत होती है। राजनीतिक दल के महत्व को देखते हुए इसका लोकतंत्र में महत्व को देखते हुए इसे लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है या लोकतंत्र का जीवन रेखा भी कहा जाता है कि लोकतंत्र का प्राण होता है राजनीतिक दल, क्योंकि यही पूरे सिस्टम को चलाने का पूरे व्यवस्था को चलाने का कार्य करता है। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल को प्राण भी कहा जाता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है तो वहाँ पे सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के कई सारे कार्य भी होते हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है नीति और कार्यक्रम तय करना, दूसरा है शासन का संचालन करना, तीसरा है चुनाव का संचालन करना, उसके बाद चौथा है लोकमत के निर्माण करना, पांचवा है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करना, उनके बीच मध्यस्थता लाना, उसके बाद राजनीतिक प्रशिक्षण, लोगों को राजनीति के बारे में बताना सिखाना, फिर दलीय कार्य भी होते हैं और कुछ गैर राजनीतिक कार्य भी होते हैं। तो ये सब कुछ कार्य हैं जो कि राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। तो अब हम लोग इसी को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नीति एवं कार्यक्रम तय करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करता है और इन्हीं नीति और कार्यक्रम के आधार पर वह चुनाव भी लड़ता है। राजनीतिक दल भाषण करके टेलीविजन द्वारा, रेडियो द्वारा, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीति और कार्यक्रम को जनता के सामने रखता है और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो इतना काम इसके द्वारा किया जाता है। फिर मतदाता भी उसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देते हैं जिसकी नीति और कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए एवं राष्ट्रीय हित को मजबूत करने वाला होता है। तो यहाँ पे होता यह है कि हमने के देश में, हमारे जो देश है उसमें कई सारे राजनीतिक दल हैं। अब ये जो राजनीतिक दल हैं सभी दल अपना योजना लेकर आते हैं, एक तरह से कार्यक्रम तैयार करते हैं। वो बताते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 5 साल में हम कौन कौन सी योजनाओं पे काम करेंगे, क्या क्या चीज़ हम करेंगे। जनता उसको सुनती है। अब ये जो राजनीतिक दल है वो बताता कैसे है, तो वो भाषण करेगा। उसके बाद रेडियो, आज मोबाइल हो गया है, जो भी साधन है उस साधन के माध्यम से हर राजनीतिक दल अपने विचारों को, उसके जो कार्यक्रम है, उसकी जो नीति है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम जीत करके सत्ता में आए तो हम आने वाले समय में कौन कौन से कार्य करेंगे। और इसी उद्देश्य से वो जनता के बीच जाते हैं, जनता को वो अपने ओर आकर्षित करते हैं ताकि जनता उन्हें वोट करे और वो सत्ता को प्राप्त करे। अब जनता यहाँ पे सभी राजनीतिक दलों की बात को सुनती है, जिसकी बात जिसे अच्छी लगती है उस पार्टी को जा करके जनता अपना वोट देती है और फिर उसमें जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो सत्ता में जाता है। तो यहाँ पे राजनीतिक दल का एक काम हो जाता है नीति और कार्यक्रम तय करना। दूसरा था शासन का संचालन करना। जब यहाँ पे नीति तय हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगा तो बहुमत प्राप्त वाला जो राजनीतिक दल है वो सत्ता में जाएगा, वो सत्ता को संभालेगा। तो राजनीतिक दल चुनाव द्वारा बहुमत प्राप्त करते हैं और सरकार का यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, यानी जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होगा, वो तो सत्ता को संभालेगा, वो शासन व्यवस्था को चलाएगा। लेकिन जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वे विपक्ष में बैठते हैं और इन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। विपक्षी दल का भी यहाँ बहुत बड़ा महत्व होता है। इसका महत्व ये होता है कि जहाँ एक और सत्ता पक्ष शासन का संचालन करता है, यानी कि जो बहुमत में आता है वो तो सत्ता को चलाने का कार्य कर रहा है, विपक्ष दल का करता है वो सरकार पर नियंत्रण रखता है, वो सरकार से सवाल करता है, वो उसकी योजनाओं के बारे में पूछता है, देश की समस्याओं को वो सरकार के सामने रखता है और उससे सवाल करके उसको जवाब मांगता है।
तो ये काम इसका होता है, यानी कि जो विपक्षी दल है उसका भी यहाँ पे महत्व कम नहीं रहता है, बल्कि सरकार के बाद जो सत्ता में है उसके बाद अगर किसी का महत्व होता है तो वो है विपक्षी दल। ये हमेशा सरकार पर नियंत्रण बना के रखता है और सरकार जो भी गड़बड़ी करती है उसको करने से ये रोकता है, उससे सवाल करता है। तो विपक्षी दल का ये काम हो जाता है। उसके बाद तीसरा है चुनाव का संचालन। राजनीतिक दल का एक और काम है चुनाव का संचालन करना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल होने के साथ साथ उनके बीच चुनाव का होना भी आवश्यक है और एक नियमित रूप में यहाँ पे एक नियमित समय पर चुनाव भी करवाना होता है। सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं और सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम और नीति तय करते हैं और चुनाव के दौरान जनता के पास उसे रखते हैं। इस चीज़ को चुनाव घोषणा पत्र कहा जाता है। सभी अपना नीति कार्यक्रम बना करके जो जनता के सामने रखेंगे उसे हम लोग चुनाव घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें सरकार अपने नीति और योजनाओं के बारे में बताती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और हर तरीके से उन्हें चुनाव जिताने का भी प्रयत्न करता है। अतः राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य क्या हो जाता है? चुनाव का संचालन करना। तो ये काम भी इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला है लोकमत का निर्माण करना। राजनीतिक दल का अगला कार्य है लोकमत का निर्माण करना। लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ जनता ही सर्वोपरि होती है, वही अपने प्रतिनिधि को चुनता है और उसी के द्वारा सत्ता चलाया जाता है। तो यहाँ पे जो भी सत्ता प्राप्त करना है वो बिना जनता के सहमति के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को अगर सत्ता को प्राप्त करना है तो पहले उसे उस देश की जनता की सहमति को प्राप्त करना होगा। इसके लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है और इस तरह के लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है। राजनीतिक दल लोकमत निर्माण करने के लिए जनसभा करती है, रैलियां करती है, समाचार पत्र से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन, ये सब के सहारा लेकर के यहाँ पे अपना लोकमत तैयार करती है, लोगों को अपने ओर आकर्षित करती है और फिर जिसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोटिंग मिलता है वो बहुमत प्राप्त करके सरकार में जाते हैं। यानी कि राजनीतिक दल का एक काम हो जाता है लोकमत का निर्माण करना, लोगों का मत प्राप्त करना। उसके बाद अगला काम होता है उसका सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करना। राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य हो जाता है जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना, यानी कि उनके बीच एक कड़ी का काम करता है, उन दोनों के जोड़ने का काम करता है सरकार और जनता को। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। अगर हम लोग अभी बात करें तो हमारे देश में 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। इतनी जनसंख्या होने पर यहाँ पे सबकी अपनी मांगे हैं, सबकी अपनी विचारधारा है और वो हर व्यक्ति अपने मांग अपने विचार को सरकार के सामने नहीं रख सकती और सरकार भी हर व्यक्ति को जा करके नहीं बता सकती है। तो ऐसे में वो राजनीतिक दल ही है जो जनता की समस्याओं को सरकार के सामने और सरकार की योजनाओं को, नीतियों को जनता के सामने रखने का कार्य करती है। तो एक इसका इम्पोर्टेंट काम ये भी हो जाता है कि ये जनता और सरकार के बीच पुल का काम करता है, उसके बीच मध्यस्थता स्थापित करने का काम करता है। तो इस तरह राजनीतिक दल एवं सरकार के बीच यह पुल निर्माण का कार्य करता है। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट काम हो जाएगा। उसके बाद है राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दल मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं। राजनीतिक दल खासकर चुनाव के समय में अपने समर्थकों को राजनीतिक कार्य देते हैं, जैसे कि मतदान करना, चुनाव लड़ना, सरकार की नीति की आलोचना करना या समर्थन करना। इन सभी के बारे में राजनीतिक दल अपने जनता को बताते हैं, लोगों को उसके बारे में शिक्षित करते हैं, कैसे चुनाव देना है, वोटिंग करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक एवं शैक्षिक गतिविधियां तेज कर उदासीन मतदाताओं को अपने से जोड़ने का भी काम करते हैं, जिससे लोगों में राजनीतिक चेतना की भी जागृति होती है। तो ये काम भी इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद इनका अंतिम काम है दलीय कार्य और गैर राजनीतिक कार्य। दलीय कार्य क्या है कि प्रत्येक राजनीतिक दल के कुछ दल संबंधी कार्य भी होते हैं, जैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना, अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम का प्रसार करना और दल के लिए चंदा इकट्ठा करना। ये सब राजनीतिक दल के दलीय कार्य में आ जाते हैं। अंतिम काम इनका होता है कुछ गैर राजनीतिक कार्य, जैसे कि जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होता है। राजनीतिक दल न केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि कुछ गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, भूकंप आ जाए,
तो इस तरह की जब घटनाएं घटती है तो ऐसे घटनाओं में जब ये घटनाएं घटती है तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल लोगों को राहत संबंधी कार्य भी करते हैं, उनको राहत देने के भी कार्य करते हैं। तो ये काम भी इनके द्वारा किया जाता है जो कि गैर राजनीतिक कार्य में आता है। तो ये कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। तो इतने सारे कार्य राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने भारत के जो भी पड़ोसी देश है वहाँ के जन संघर्ष, राजनीतिक दल के अर्थ, उसका उद्देश्य और उसके कार्य के बारे में चर्चा किए। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके सामने कौन कौन से अभी चुनौतियाँ हैं, उसको ख़त्म कर उन चुनौतियों से लड़ने का क्या उपाय है, कैसे उन चुनौतियों को ख़त्म किया जाए, इन्हीं सभी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।